आइए देखिएगा, हम आपको पिछली क्लास में आपको बता रखे थे कि आपने देखा था कि वास्तव में पाल वंश था बिहार में। बिहार में आपने पाल वंश को देख रखा था। बिहार में पाल वंश के बाद हम आप देखेंगे ये बिहार का अंतिम टॉपिक है आपकी हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। तब वास्तव में पाल वंश के बाद आप देखेंगे बिहार में एक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। जो वहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है उसमें पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन है। तो हमें आपको वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ 4 क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। अच्छा, हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को शायद हमारी स्पीड से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और हम चाहते हैं कि उसे कम कर दें, हालांकि थोड़ा सा कम करने में हमको दिक्कत होती है। और यदि दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्पीड को कम कर लें। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारी स्पीड ऐसे ही मेंटेन रहेगी, फिर ना आपको दिक्कत ना हमें दिक्कत। आइए देखिए, बात करते हैं हम बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश की बात करते हैं तो हमें आपको देखने को मिलता है कि बिहार में 4 प्रमुख क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो जाता है। चूंकि पाल वंश कहा जाता है वहाँ समाप्त होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होने लगता है। तो एक कहा जाता है कि सर्वशक्तिमान जो सत्ता होती है वहाँ से एक सर्वशक्तिमान सत्ता कहा जाता है। जैसे उसका पतन होता है तो धीरे धीरे छोटी छोटी सत्ताओं का उदय स्वतः ही कहा जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसी में हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में बिहार में 4 क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। आपसे पूछा जाता वो 4 क्षेत्रीय राजवंश कौन होते हैं। हमें एक राजवंश मिलता है, मिथिला के कर्नाट वंश मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन होता है, मिथिला का कर्नाट वंश मिलता है। दूसरा आपको वैनमार वंश मिलता है। वैनमार वंश के बाद आपको एक चेरो राजवंश मिलता है। चेरो राजवंश के बाद आप देखते हैं यही आपको मिल जाएगा भोजपुर के उज्जैनी राजवंश। और छोटा सा एक राजवंश मिलता है नुहानी राजवंश, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा बहुत, चूंकि पानीपत का युद्ध आपको समझना होता है इसलिए देखना होता है। लास्ट में आपको नुहानी राजवंश मिलता है। ये प्रमुख आपके क्षेत्रीय राजवंश होते हैं जिसका कहा जाता है कि पाल वंश के यानी पतन के बाद कहा जाता है उदय होता है। तब हम आप अगर बात करते हैं कि मिथिला के, यानी हम आप स्टार्टिंग से ही बात करेंगे कि वास्तव में जो मिथिला का कर्नाट वंश होता है उस मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना कौन करता है। जो मिथिला का कर्नाट वंश होता है, पाल वंश का शासक जो होता है रामपाल के कहा जाता है कि वास्तव में शासन काल में पाल वंश के शासनकाल के दौरान ही कहा जाता है एक राजवंश की स्थापना होती है। चूंकि रामपाल जो होता है वह कहा जाता है कि योग्य शासक नहीं होता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। शक्ति कमजोर होने की स्थिति में उसी समय कहा जाता है एक नान्यदेव नाम का व्यक्ति होता है जिसने कहा जाता है मिथिला में कहा जाता है कर्नाट वंश की स्थापना करता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना कब होती है, जब कहा जाता है कि वास्तव में पाल वंशी शासक आपका कह सकते हैं कि रामपाल होता है, उस टाइम वह शासन की भूमिका में होता है, तभी एक क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ और जिसे कहा जाता है मिथिला का कर्नाट वंश कहा गया। वास्तव में उसकी स्थापना का जो कहा जाता है श्रेय जाता है, उसकी स्थापना का श्रेय कहा जाता है नान्यदेव को जाता है। आपसे पूछा जाता है ये जो वास्तव में मिथिला का कर्नाट वंश था वह क्षेत्र किसके अधीन था। वास्तव में वह क्षेत्र नेपाल के अधीन था। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चूंकि इन्होंने कहा जाता है उसी पाल वंश के रहते हैं उस टाइम स्थापना कर लिया था। तब आपसे पूछा जाता है जो नान्यदेव होते हैं उन नान्यदेव को क्या उपाधि दी जाती है। देखिए आपके ये नान्यदेव को कहा जाता है एक उपाधि दी गई, उस उपाधि में उनको उपाधि कौन सी दी जाती है, कर्नाट कुलभूषण की। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसे दी गई, तब आप बताएंगे नान्यदेव को कर्नाट कुलभूषण की उपाधि दी गई। आपसे पूछा जाए कि नान्यदेव किसके समकालिक था, पाल वंशी शासक रामपाल के वो समकालीन था, उसी समय कहा जाता है उसने इसकी स्थापना की थी। उसी के बाद कहा जाता है नान्यदेव के बाद उसका पुत्र आता है, उसके पुत्र का नाम होता है गंगदेव। गंगदेव कहा जाता है एक योग्य प्रशासक की भूमिका में होता है और वह योग्य प्रशासक कहा जाता है। वास्तव में उसने अपनी राजधानी कहा जाता है कि कहाँ स्थापित की, सिमरावगढ़ में उसने अपनी राजधानी स्थापित की। वर्तमान में सिमरावगढ़ पूछा जाता है कहाँ मिलता है, वर्तमान में आपका सिमरावगढ़ आपके नेपाल में मिलता है। आपसे पूछा जाता है बिहार में सफलता पाने के कारण उसे क्या कहा जाता है। जो ये गंगदेव होता है यानी नान्यदेव का पुत्र जो गंगदेव होता है, इसी गंगदेव को ही बिहार में सफलता पाए जाने के कारण कहा जाता है गौड़ ध्वज कहा गया। अब आपने देखा कि वास्तव में पिता और पुत्र दोनों को उपाधि मिली। हमने आपको बताया कि वास्तव में नान्यदेव को कौन सी उपाधि मिली। आपने देखा जो नान्यदेव होता है कर्नाट कुलभूषण की उपाधि आपके नान्यदेव को दी जाती है, जबकि आपने देखा वास्तव में पूछा जाता है कि गौड़ ध्वज की उपाधि किसी दी जाती है, तो गौड़ ध्वज की उपाधि कहा जाता है उसी के पुत्र कहा जाता है किसको दी जाती है, गंगदेव को दी जाती है। हम आप नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जाता है अब हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे इस कहा जाता है इस वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। हमें आपको बिहार में एक अलग वंश मिला था जिसका नाम था वैनमार वंश।
आपसे पूछा आता है जो वैनवार वंश आता है, या पूछा आता है कि वास्तव में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में 14वीं शताब्दी का टाइम पीरियड होता है। उस 14वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में एक तिरहुत नामक क्षेत्र होता है। उस तिरहुत नामक क्षेत्र में कहा जाता है कि वास्तव में मुसलमानों के अधिकार के पश्चात मुसलमानों ने उस पर अधिकार कर लिया था। तिरहुत नामक क्षेत्र पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक होता है, कहा जाता है फिरोज तुगलक द्वारा एक राजवंश की स्थापना की जाती है। फिरोज तुगलक द्वारा जिस राजवंश की स्थापना की गई, पूछा जाता है उस राजवंश को क्या कहते हैं, उस राजवंश को वैनवार वंश कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसकी स्थापना कब की जाती है, तो आप बताते हैं 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की जाती है। और यह कहा जाता है जो फिरोज तुगलक होता है, और ये फिरोज तुगलक कहा जाता है कि वहाँ का एक शासक होता है महाराज शिव सिंह। माना ऐसा जाता है कि वास्तव में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, उसमें अनेक प्रसिद्ध शासकों में एक शासक हुआ जिसका नाम है महाराज शिव सिंह। कहा जाता है महाराज शिव सिंह को वहाँ का प्रमुख शासक बनाता है। और वहाँ हमें आपको देखने को मिलता है ये जो आपके महाराज सिंह वहाँ के महाराज शिव सिंह जो वहाँ के प्रमुख शासक होते हैं, इनका उल्लेख इस रूप में मिलता है कि वास्तव में इनका संबंध किस वंश से है, तो आप बताएंगे इनका संबंध वैनवार वंश से है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इनकी छत्र छाया में रहकर किसने काव्य रचना की, और जिसने काव्य रचना की उस काव्य रचना का नाम क्या होता है। आप देखेंगे तो हमने यहाँ बता रखा है कि वास्तव में एक मैथिली कवि होते हैं विद्यापति जी। आप जानते हैं विद्यापति जी को बहुत पूछा गया प्रश्न है कि वास्तव में विद्यापति जी कैसे कवि थे, तो आप बताते हैं विद्यापति जी वास्तव में मैथिली कवि थे। और इनका संबंध भी किससे होता है, वैनवार वंश से होता है। क्योंकि जो वैनवार वंश के प्रमुख शासक के रूप में कहा जाता है, यानी प्रसिद्ध शासक के रूप में हमें आपको मिलते हैं महाराज शिव सिंह। कहा जाता है इसी महाराज शिव सिंह के छत्र छाया में रहकर विद्यापति ने एक काव्य की रचना की। पूछा जाता है वह काव्य रचना कौन होती है, उस काव्य रचना का नाम है कीर्तिलता। आपसे पूछा जाता है कीर्तिलता का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे विद्यापति जी से है। विद्यापति जी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ये मैथिली कवि है। आपसे पूछा जाता है इनका उदय कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे वैनवार वंश में। और पूछा जाता है किसकी छत्र छाया में रहकर इन्होंने रचना की, तब आप बताते हैं महाराज शिव सिंह जो होता है वहाँ का शासक, उसकी छत्र छाया में रहकर इन्होंने रचना की। ध्यान रखेंगे विद्यापति का संबंध काव्य रचना कीर्तिलता से है। उसके बाद कहा जाता है इसी समय हम आप देखते हैं, चूंकि आप देखेंगे 14वीं शताब्दी का टाइम पीरियड चलेगा। अब आप देखेंगे कि वास्तव में एक जो लोगों के आने की प्रक्रिया होती है, जब कोई आप में ये देखता है कि वास्तव में सभी आपके यहाँ ही आ रहे थे, उसी टाइम आपके यहाँ अफगान मिलते हैं, तुर्क मिलते हैं, मुगल मिलते हैं, सबके आने की अपनी प्रक्रिया होती है। जब आप मुगल काल पढ़ते हैं, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि वास्तव में यह चूंकि संक्रमण काल है, आप देखेंगे यह संक्रमण काल है, तो इस संक्रमण काल में हमें आपको इन शासकों को देखने को मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता था कि वास्तव में भारत में बहुत कुछ है, था भी बहुत कुछ। धीरे धीरे कहा जाता है कि वास्तव में जो हमें आपको मध्य एशिया के देशों से कई सारे लोग आते हुए दिखे, उस कई सारे लोगों में कहा जाता है एक के बाद एक क्रमावली बनती गई। कभी हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में गुलाम वंश वाले आए, कभी हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में खिलजी आए, कभी हमें आपको देखने को मिला कि तुगलक आए, कभी देखने को मिला सैयद का बस उल्लेख नहीं है, और उसके बाद हमें आपको देखने को मिला लोधी आए। बस सैयदों का बिहार के संदर्भ में उल्लेख नहीं है, बाकी क्षेत्रों में उल्लेख है, लोधी आता है। यानी कह सकते हैं कि यह संक्रमण काल होता है। इस संक्रमण काल में अब क्या होगा, अब उनमें भी अपना एक युद्ध होगा, तुर्कों का मुगलों से होगा, मुगलों का अफगानों से होगा। इस तरीके से युद्ध की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि एक ही क्षेत्र में, एक ही रणभूमि में सभी आ गए हैं वास्तव में अपनी सत्ता को स्थापित करने। इसी समय कहा जाता है कि वास्तव में मुगल का भी भारत में प्रवेश हो चुका होता है, और जब मुगलों का भारत में प्रवेश हो चुका होता है, कहा जाता है मुगल और अफगानों में क्या होता है, एक युद्ध होता है। जब मुगल और अफगानों में एक युद्ध होता है, कहा जाता है कि वास्तव में एक अलग राजवंश की स्थापना हो जाती है। कहा जाता है जिस अलग राजवंश की स्थापना हुई उसी के बाद उसका नाम होता है दरभंगा राजवंश। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं याद आया तो आदमी कहता है ना कि क्या भैया ये है क्या, इतने झगड़े करने की क्या जरूरत है। तो आप देखिए उसी से संबंध आप समझ लेंगे दरभंगा। यानी आपने देखा मुगल और अफगान में युद्ध हुआ, तो आपका मुगल और अफगान के युद्ध के बाद एक अलग राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है दरभंगा राजवंश। जो ये दरभंगा राजवंश होता है, पूछा जाता है कि वास्तव में इस दरभंगा राजवंश की स्थापना कौन करता है। जो आपके महेश ठाकुर होते हैं, महेश ठाकुर जी कहा जाता है कि वास्तव में दरभंगा राजवंश की स्थापना करते हैं। लेकिन कहा जाता है, अब देखिए चूंकि हम आप ये महेश ठाकुर वास्तव में किसके क्षेत्र में आते हैं, यानी कहा जाता है किसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। जब हम आप इनके प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं तो ये महेश ठाकुर जी होते हैं। क्योंकि अब जब अफगानों और मुगलों में युद्ध होगा, आप अकबर की शक्ति से आप परिचित हैं कि वास्तव में अकबर एक तरीके का शासक होता है कि वास्तव में उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक होती है, इतना महत्वाकांक्षी शासक होता है कि वह किसी भी कीमत पर किसी भी क्षेत्र को, जो क्षेत्र उसे चाहिए वह उसे किसी भी कीमत पर अर्जित करता था। तब हमें आपको देखने को मिलेगा कि इस मुगल और अफगानों में जब युद्ध होगा, जाहिर सी बात है मुगल क्या होंगे, जाहिर सी बात है मुगल प्रभावित
प्रभावी होंगे। जब मुगल प्रभावी होंगे यानी हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में जो मुगल यहाँ सत्ता स्थापित होती है, वास्तव में मुगल सत्ता जब स्थापित होती है तो वो जो अकबर, मुगल शासक अकबर होता है, अकबर कहा जाता है कि वास्तव में महेश ठाकुर जी की विद्वता से प्रभावित होकर कहा जाता है इनको पुरस्कार स्वरूप क्या दे देता है, इनको पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया। हालांकि बस मात्र इसका उद्देश्य पुरस्कार ही देना नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, वो आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल में आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि वास्तव में महेश ठाकुर को अकबर ने मिथिला का क्षेत्र कहा जाता है पुरस्कार स्वरूप दे दिया था। कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में एक चंद्रेश्वर नाम के व्यक्ति होते हैं, कहा जाता है वो शासन की प्रक्रिया उनकी आती है। पूछा जाता है उनका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे उनका संबंध दरभंगा राजवंश से है। और दरभंगा राजवंश आपका किसके अंतर्गत आता है, वैनमार जो राजवंश चल रहा है उसी के अंतर्गत आता है। तब आपसे पूछा जाता है चंद्रेश्वर का काल कब माना जाता है, जो 14वीं शताब्दी होता है, इसी 14वीं शताब्दी के अंतर्गत ही चंद्रेश्वर का काल माना जाता है। तब आपसे पूछा जाता है जो चंद्रेश्वर जी होते हैं वो किसकी रचना करते हैं, कहा जाता है इनकी रचना का नाम है कृत्य रत्नाकर, इनकी रचना है। आपसे पूछा जाता है चंद्रेश्वर का संबंध कहाँ से है, तो आप पहली बार समझेंगे बिहार से है। इनकी रचना क्या है, आप बताएंगे इनकी रचना है कृत्य रत्नाकर। अब हम आप नेक्स्ट बात आएंगे तो हमें आपको नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी, एक अलग राजवंश की आप स्थापना होती है, कहा जाता है चेरो राजवंश। अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है, आपको ये बिल्कुल आना चाहिए और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तीसरे राजवंश की जब हम आप स्थापना की बात करते हैं कि वास्तव में हमने कहा कि पाल वंश का पतन हो रहा था। जब पाल वंश का पतन हुआ तो वास्तव में जो छोटी छोटी शक्तियां हुई उन छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। उन छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ तो वास्तव में चेरो जो है, आप जानते हैं पहले से भी परिचित होंगे, बिहार की जनजाति है। और वैसे भी भारत के क्षेत्र में देखेंगे बहुत सारी आपको जनजातियां मिलेगी, इसी में हमें आपको क्या देखने को मिलता है, बिहार की जनजाति मिलती है, जिस जनजाति का नाम है चेरो जनजाति। पाल वंश के पतन के बाद कहा जाता है एक चेरो जनजाति जो होती है उसका उदय होता है। और जब चेरो जनजाति ने एक राज्यों का, चेरो जनजाति में एक जनजाति ने कहा जाता है राज्यों का जब उदय किया, यानी कह सकते हैं अपनी शक्ति को स्थापित करना शुरू किया, तब हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में वह राज्य किसके नाम से प्रसिद्ध होगा, जाहिर सी बात है वह राज्य चेरो के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब कहा जाता है कि वास्तव में जब चेरो ने शक्ति स्थापित करना शुरू किया तो चेरो के राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आए, जो चेरो के राज्य रहे, कहा जाता है कि वास्तव में जो आपका शाहाबाद है, जो आपका शाहाबाद है, आपका शाहाबाद के साथ साथ जो आपका सारण है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, पलामू है। पलामू का संबंध बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा गया है। पलामू आपको याद रहे कि पलामू का संबंध किससे है, ये पलामू बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा वास्तव में चेरो क्या है, चेरो एक जनजाति है जिसने कहा जाता है कि वास्तव में पाल वंश के पतन के बाद कहा जाता है कि वास्तव में उसका उदय होता है और वह स्थापित करना शुरू करती है, यानी उसका क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में विस्तार होना शुरू होता है। यानी कहा जाता है चेरो राज्य की आधारशिला कहाँ कहाँ रखी गई, चेरो जनजाति ने जिन राज्यों का उदय किया उन राज्यों को चेरो राज्य कहा गया। अब चेरो राज्य की आधारशिला उन लोगों ने कहाँ कहाँ रखी, आपके शाहाबाद में रखी, सारण में रखी, चंपारण में रखी, मुजफ्फरपुर में रखी और नेक्स्ट आपके पलामू में रखी। पलामू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पलामू का संबंध आप जान जाएंगे कि आपके बिहार के किस जनजाति से, चेरो जनजाति से। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में यहाँ का प्रथम राज्य कहा जाता है, एक जो जनजाति होती है जनजातियों का एक सरदार होता है, कहा जाता है घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथ में कहा जाता है प्रथम राज्य आता है। और वास्तव में उसने उसका मुख्यालय कहाँ बनाया, वास्तव में उसने उसका मुख्यालय बिहिया का एक क्षेत्र होता है, उसका मुख्यालय उसने बिहिया के क्षेत्र को बनाया। उसके बाद दूसरा राज्य जो होता है भोजपुर होता है, उस भोजपुर का मुख्यालय उसने कहा जाता है डुमराव बनाया। डुमराव कहा जाता है कि वास्तव में यह जो तिरावन होता है, तिरावन से 1 मील दूर होता है डुमराव, कहा जाता है डुमराव से यानी तिरावन 1 मील दूर होता है, वहाँ कहा जाता है इसने उसका मुख्यालय स्थापित किया। और पूछा जाता है कि वहाँ का राजा कौन होता है, सीताराम राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीताराम राय वहाँ का राजा बनाया जाता है। फिर एक तीसरे राज्य का मुख्यालय बनाया जाता है कैमूर का चैनपुर, कैमूर का चैनपुर, आप देखेंगे आपके चेरो जनजाति से संबंधित है। और कहा जाता है वहाँ का राजा कौन बना दिया जाता है, सलाबाहिम कहा जाता है, वहाँ का राजा बनाया जाता है। सलाबाहिम वहाँ का राजा बनाया जाता है। हमने आपको बताया कि वहाँ का मुख्यालय क्या होता है, कैमूर का जो चैनपुर का क्षेत्र है उसका मुख्यालय बनाया जाता है। चौथे राज्य की बात करते हैं तो उसने चौथा राज्य जो होता है सासाराम, सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछा था उसका क्या होता है, देव मार्कंडे उसका मुख्यालय था। वहाँ का राजा कौन होता है, फूलचंद। फूलचंद से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्तव में
फूलचंद्र को किस मेले को आयोजित कराने का श्रेय जाता है, आरंभ कराने का श्रेय जाता है? जो फूलचंद्र होता है जगदीशपुर में एक मेला आरंभ करवाता है। तब आपसे पूछा जाता है जगदीशपुर मेले को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? और बहुत सारे लोग कुंवर जी को लगा के चले जाते हैं। जगदीशपुर मिला नहीं कि कुंवर जी को लगा कर आए नहीं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वास्तव में जगदीशपुर मेले का आरंभ किसने किया? फूलचंद्र जी ने किया। जो फूलचंद्र होते हैं वो कहाँ के, जो आपका कह सकते हैं राज्य आपका सासाराम होता है, सासाराम के शासक बनाए जाते हैं जब चेरो जनजाति इसकी स्थापना करती है। पलामू, अब आइए, पलामू का संबंध बहुत है, मेडुअल पढ़ते हैं वहाँ भी आपको पलामू और मेदिनी राय का संबंध मिलता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बात आपको बिल्कुल याद रहे, एकदम बिल्कुल ना भूलो। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में पलामू के चेरो राजा में प्रमुख शासक कौन था? आप जानते हैं कि वास्तव में चेरो राजा है, यानी वहाँ वो जनजाति है। मेदिनी राय कहा जाता है, क्या बनाया जाता है? प्रमुख शासक। आप जानते हैं मेदिनी राय बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेदिनी राय से कौन कौन से युद्ध होते हैं, कितनी बार पराजित होता है, वो आप हिस्ट्री में पार्टिकुलर पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह बात जानेंगे पलामू से ही मेदिनी राय का संबंध है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में उसका राज्य कौन सा होता है? वास्तव में जो मेदिनी राय होता है उसने अपना राज्य विस्तृत किया, गया, दाऊदनगर, अरवल तक उसका कहा जाता है कि राज्य का विस्तार था। आपसे पूछा जाता है कि उसके बाद मेदिनी राय के बाद शासन की भूमिका में कौन आता है? मेदिनी राय के बाद उसी का पुत्र कहा जाता है प्रताप, जो होता है उसी का पुत्र प्रताप कहा जाता है शासक बनता है। जो प्रताप होता है, प्रताप के शासनकाल के दौरान ही कहा जाता है 3 मुगल आक्रमण होते हैं। वह कहा जाता है जब 3 मुगल आक्रमण होते हैं, धीरे धीरे अंततः हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में क्या होता है, धीरे धीरे कहा जाता है, चूंकि आपको मुगल सत्ता यहाँ प्रभावी मिलेगी, धीरे धीरे इस चेरो राज्य को मुगल सत्ता में कहा जाता है मिला लिया जाता है। और यानी कह सकते हैं चेरो राज्य की शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर होती है, तो ही वो मिलता है। अंतोगत्वा हम आप देखते हैं यह बाद में मुगलों का क्षेत्र बनता है। हमें अब आपको नेक्स्ट कहा जाता है कि वास्तव में कौन सा आएगा। अब आइए नेक्स्ट जो आएगा आपका आता है भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक। जब हम आप भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक की बात करते हैं तो हमें आपको वास्तव में देखिए, जो हमें आपको भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक होते हैं, इस भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक में अब देखिए मैंने कहा कि वास्तव में अलग अलग शासकों के अलग अलग आक्रमण होंगे, चूंकि हमने आपको बताया कि वास्तव में कई सारे लोगों की एंट्री हो जाती है, यानी सभी वास्तव में अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं, सभी अपना भविष्य भारत में देख रहे हैं। जब सभी अपना भविष्य भारत में देख रहे हैं, उसमें कई सारे कहा जाता है आते हैं। हमने यहाँ कहा कि वास्तव में तुर्क भी आते हैं, अफगान भी आते हैं, और कहा जाता है कि वास्तव में आपके सैयद भी आते हैं, लोदी भी आते हैं, और उसी के बाद हम आप देखते हैं कि मुगल भी आते हैं। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो नहीं आएगा, सभी आएंगे, धीरे धीरे वह अपना क्या चाहेंगे, क्षेत्र विस्तार करना चाहेंगे। इसी समय कहा जाता है जो भोजपुर के उज्जैनी वंश होते हैं, वास्तव में भोजपुर का उज्जैनी वंश हमें आपको कहाँ मिलता है, जो धार होता है मालवा पर कहा जाता है 1305 में, मालवा पर 1305 के आसपास, ध्यान रखिएगा, मालवा पर 1305 के आसपास ये धार कहा जाता है कि वास्तव में मालवा धार का क्षेत्र आप जानते हैं बिल्कुल आपके एमपी से बिल्कुल किस तरीके से सटा हुआ है। तो आप देखिए वहाँ से एंट्री किस तरीके से होती है वो बताना चाह रहे हैं हम आपको, चूंकि वहाँ का उल्लेख है इसलिए। तब आप उज्जैन का संबंध आप जानते हैं, उज्जैन का संबंध कहाँ से, बिहार में तो उज्जैन है नहीं, आप पहले से परिचित है कि उज्जैन आपको कहाँ मिलता है, आपके एमपी में मिलेगा, बिहार में तो मिलेगा नहीं। हालांकि अब यहाँ भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक की बात की जाती है, तो कैसे भोजपुर के लोग उज्जैन में आए या उज्जैन वाले भोजपुर गए उस बात को आप समझेंगे। देखिए क्या होता है, 1305 में जो धार यानी मालवा का क्षेत्र होता है, उस मालवा के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा कहा जाता है कि वास्तव में उस क्षेत्र में अधिकार कर लिया जाता है। और जब अधिकार कर लिया जाता है तो अधिकार करने के बाद हमें आपको देखने को मिलता है जो भोजराज होता है, कहा जाता है भोजराज का पुत्र होता है देवराय, भोजराज का पुत्र देवराय, और वहाँ कहा जाता है जो अन्य राजपूत होते हैं, सभी अन्य राजपूत कहा जाता है कि अपने अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ वहाँ से कहा जाता है जो कीकट का क्षेत्र होता है, शाहाबाद एवं पलामू के क्षेत्रों में कहा जाता है कि चले जाते हैं। जो पलामू अभी आप देख कर आए, पलामू का संबंध किससे हुआ, चेरो जनजाति से संबंध है, और चेरो जनजाति से संबंध है। तो अभी आपने पलामू में शासक की भूमिका में किसको देख कर आए, पलामू में शासक की भूमिका में हमने आपको मेदिनी राय को बताया।
कहा जाता है कि जब वास्तव में इन क्षेत्रों पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा अधिकार कर लिया जाता है तो जो भोजराज होता है, भोजराज का पुत्र देवराय होता है, कहा जाता है वह अपने अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कहा जाता है कीकट यानी शाहाबाद और पलामू के क्षेत्रों के राजा मुकुंद के यहाँ कहा जाता है वह शरण लेता है। पलामू के राजा मुकुंद के यहाँ यानी मेदिनी राय का जिससे संबंध है उस टाइम कहा जाता है वहाँ का शासक कौन होता है, मुकुंद होता है। कहा जाता है वहाँ जाकर उसने शरण ली, शरण तो लेता है लेकिन कहा जाता है इनका मूल निवास कहा जाता है, पूछा जाता है कहाँ होता है, तब आप बताएंगे कि वास्तव में इनका मूल निवास कहाँ होता था या इनका मूल निवास हमें आपको देखने को मिलता था यानी यह भोजराज, देवराय इत्यादि का मूल संबंध किससे है, उज्जैन से है। या उज्जैन से कहाँ आए, जब उज्जैन पर आक्रमण कर दिया मालवा के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने, जब उस पर अधिकार कर लिया तो वह वास्तव में कहाँ आए, पलामू के क्षेत्र में, जहां हमें आपको देखने को मिल रहा था कि अभी प्रभावी सत्ता किसकी थी, मुकुंद की थी। मुकुंद के यहाँ शरण ली, तब आपसे पूछा जाता था कि वास्तव में ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो आप बताएंगे यह मूल निवासी उज्जैन के थे। अब ऐसी स्थिति में अंततः कहा जाता है, तब पूछा जाता है ये कहाँ के राजपूत कहलाए, हमें आपको देखने को मिलता है ये उज्जैन के राजपूत कहलाते हैं। चेरो राजे ने कहा जाता है जो उज्जैनी राजपूत होते हैं, उज्जैनी राजपूतों को जो हमें आपको गंगा घाटी का क्षेत्र मिलता है। देखिए एक बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ये देखिए ये आपको भारत का इस तरह से कुछ क्षेत्र होता है, आपको यहीं देखने को मिलता है, ये आपने देखा कुछ हम थोड़ा छोटा ही बना रहे हैं। देखिए ये आपको यहाँ उत्तराखंड मिलता है, इस उत्तराखंड से आप देखेंगे एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम क्या है, आपकी गंगा नदी। ये देखिए इस तरह से आपकी गंगा नदी है और आप जानते हैं कि वास्तव में आपकी गंगा जो जा रही है जिसका प्रवाह है वो उत्तराखंड से है, आपके यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से इत्यादि क्षेत्रों से, तो बिहार का इससे संबंध है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चेरो राजा ने उज्जैनी के राजपूतों को कौन सा क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया था। कहा जाता है कि वास्तव में चेरो राजा ने वहाँ के यानी उज्जैन के राजपूतों को कहा जाता है कि यह जो गंगा घाटी का क्षेत्र होता है यह गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में प्रदान कर दिया। जब गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में प्रदान कर दिया, आप जानते हैं चूंकि आक्रमण हो चुका है इसी समय, अब क्या होगा, अब ये लोग जब शरण लेने गए किसके यहाँ, चेरो राजा के यहाँ यानी चेरो जनजातियों के यहाँ, मुकुंद के यहाँ शरण लेने गए। अब आप समझ सकते हैं जब वो जहाँ शरण लेने जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनका भी अस्तित्व संकट में होगा, जो उनको बचाएगा। इसका मतलब अब मुसलमानों का आक्रमण कहाँ हो जाता है, चेरो के राजा मुकुंद के पास हो जाता है। चेरो के राजा मुकुंद पर कहा जाता है कि वास्तव में इसने आक्रमण कर दिया, यानी मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। मुसलमानों के आक्रमण के उपरांत कहा जाता है मुकुंद मारे जाते हैं। मुकुंद जी के मारे जाने के बाद यानी जो चेरो राजा मुकुंद होते हैं यानी पलामू के क्षेत्र में, उनके मारे जाने के बाद कहा जाता है कि वास्तव में उनका पुत्र जो होता है यानी सहसबल, उनके पुत्र का नाम होता है यानी सहसबल, सहसबल उनके पुत्र का नाम होता है। वहाँ का शासक कौन बनता है, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें बड़ा ट्विस्ट है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, इसीलिए हमने आपको वहाँ बातें लिखी नहीं थी क्योंकि हमको आपको समझाना था। मैंने कहा जो चेरो राजा मुकुंद होते हैं, चेरो राजा मुकुंद जो थे वह कहाँ के थे, पलामू के क्षेत्र थे। जब ये उज्जैनी के कहा जाता है राजपूत जाकर पलामू में शरण ले लेते हैं तो मुसलमानों ने पलामू में भी आक्रमण कर दिया। ये मुकुंद जी मारे जाते हैं और मुकुंद जी के मारे जाने के बाद उनका पुत्र कहा जाता है जो सहसबल होता है, सहसबल कहा जाता है राजा बनाया जाता है। सहसबल राजा बनाया जाएगा और उसी समय हमें आपको देखने को मिलेगा, आप जानते हैं कि जैसे जिसको बैठने का स्थान दे देंगे वो लेटने का स्थान मांगने लगेगा। इसी समय हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में जो भोजराज होता है कहा जाता है कि मारा जाता है, सॉरी गलत बोल दिया, सहसबल को कहा जाता है जो अभी भोजराज और देवराय देखते हैं। भोजराज और देवराय चूंकि वो शरण लेने जाते हैं, हम आप देखेंगे कि वास्तव में भोजराज कहा जाता है कि मार डालता है और उसी के बाद कहा जाता है जब भोजराज मार डालता है सहसबल को तो अगला शासक कौन आता है, वास्तव में यहाँ के शासक की भूमिका में आएगा, नहीं एक चीज़ गलत बोल दिया, एक चीज़ सुनिएगा, गलती हो गई। आप देखिएगा यहाँ जो होता है ये यानी एक सेकेंड, ये आपका एक भोजराज नामक व्यक्ति होता है जो हमने आपको बताया कि वास्तव में कहा जाता है जो शरण लेने जाता है, या भोजराज चूंकि मारा जाता है, तो जब भोजराज मारा जाता है तो भोजराज का जो पुत्र होता है, भोजराज का पुत्र कौन था, देवराय था। ये जो कि कहा जाता है कि वहाँ शरण लेने गया हुआ था किसके यहाँ, हमें आपको देखने को मिलता है मुकुंद जी के यहाँ। तो मुकुंद जी का पुत्र सहसबल होता है। अब क्या होता है,
मुकुंद देवराय जो होता है, देवराय द्वारा अब कहा जाता है कौन मारा जाएगा, इसी देवराय द्वारा सहस्बल मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? देवराय द्वारा सहस्बल मारा जाएगा। और 1324 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सहस्बल की। मैंने कहा जिसको बैठने का स्थान दे देंगे वो लेटने का स्थान मांगेगा। वही सेम स्थितियां देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जिसका पिता जैसा हो उसका पुत्र भी बिल्कुल वैसा ही हो। अब चूंकि कहा जाता है कि देवराय कैसा है, अभी उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, नया खून है, तो वह वास्तव में ये चाह रहा है कि मेरी सत्ता खोने से तो अच्छा है कि मैं जिसके यहाँ शरण लेने आया था मैं उसी को समाप्त कर दूं। एक तो खुद ही वो मुस्लिम आक्रमण से परेशान, दूसरे कहा जाता है जिसको शरण दिया उस शरण लेने वाले ने ही कहा जाता है हम पर वार कर दिया। तो कहा जाता है कि वास्तव में जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसी का पुत्र देवराय किसको मार डालता है? सहस्बल को मार डालता है। कहा जाता है सहस्बल को मारने के बाद चेरो राज्य पर पूर्णतः किसका अधिकार हो जाता है? आप देख ही रहे हैं कि वास्तव में अब चेरो राज्य पर जिसका अधिकार होगा वह कौन होगा? इस देवराय का चेरो राज्य पर क्या हो जाएगा? इस देवराय का चेरो राज्य पर अधिकार हो जाएगा। अब देखिए मुस्लिम सत्ता प्रभावी ही है, आप को देखने को मिल रहा है। जब चेरो राज्य पर कहा जाता है कि वास्तव में देवराय की सत्ता हो जाती है, तो वास्तव में पूछा आता है कि यह जो देवराय होता है वह किस नगर की स्थापना करता है? वास्तव में अपने पिता के नाम पर एक नगर की स्थापना करता है। पूछा आता है किसकी स्थापना करता है? आपने देखा कि वास्तव में देवराय के बाप का नाम क्या है? भोजराज है। तो इसी समय कहा जाता है कि अब यह जो चेरो राज्य था, पलामू था इत्यादि था, वहाँ किस राज्य की स्थापना करेगा? वास्तव में यह भोजराज नामक नगर की स्थापना करेगा। कौन करता है? हमने आपको बताया कि वास्तव में उसका पुत्र देवराय करता है। कहाँ करता है? चेरो राज्य की जो जनजातियां थी जहां उन्होंने शरण लिया था वहीं स्थापना करता है। अब कहा जाता है कि वास्तव में संतन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। अब यहाँ एक शासक की भूमिका में आएगा, उसी के बाद इन्हीं लोगों की क्रमावली चलेगी। संतन सिंह, यहाँ एक संतन सिंह कहा जाता है, वो प्रशासक की भूमिका में होता है। तो ये सॉरी संतन सिंह कौन होता है? यह जो देवराय होता है, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि व्यक्ति वही होता है, व्यक्ति वही होगा, स्थान बदलने के बाद उसका चरित्र बदल जाता है। आपको देखने को मिलता है कि व्यक्ति वही होता है और अपने चरित्र के साथ साथ वह अपना नाम भी बदलता जा रहा है। हमें आपको देखने को मिलेगा अभी तक यह उज्जैन में था, तो यह किस नाम से था? देवराय के नाम से था। उसका पुत्र यानी भोजराज का। कहा जाता है जब चेरो जनजातियों पर यानी चेरो के राजा पर कहा जाता है सहस्बल को मार डालता है। मार डालने के बाद जैसे ही कहा जाता है वहाँ की सत्ता को स्थापित करता है। सत्ता को स्थापित करने के उपरांत कहा जाता है कि वह अपना नाम बदल लेता है। नाम उसने बदलकर अपना नाम पूछाता है। यह देवराय क्या रखता है? देवराय अपना नाम बदलकर जो रखता है, वास्तव में इसका नाम होता है संतन सिंह। क्या नाम होता है? संतन सिंह। ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं है, ये देवराय ही है जो संतन सिंह नाम से अब कहा जाता है कि वास्तव में सत्ता करता है। इस संतन सिंह की मृत्यु कब हो जाएगी? देखिए सहस्बल की मृत्यु 1324 में हो गई थी, लेकिन अब संतन सिंह की जो मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होती है 1344 में। ध्यान रखिएगा, 1344 में संतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाद में कहा जाता है एक ओंकारा देव होता है। इनकी मृत्यु के बाद एक अगला शासक आता है, उस अगले शासक का नाम होता है ओंकारा देव। देखिए अगला शासक जो आता है उसका नाम होता है ओंकारा देव। कहा जाता है ओंकारा देव के नेतृत्व में उज्जैन में, अब यही ओंकारा देव क्या करेगा? उज्जैन में पुनः कहा जाता है कि वास्तव में वह सत्ता को स्थापित करना चाहता है। लगभग 1344 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ओंकारा देव के नेतृत्व में 1357 ओंकारा देव के नेतृत्व में कहा जाता है कि आपके 1357 के आसपास आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में एक उज्जैन में या पुनः कहा जाता है एक राजवंश की स्थापना करने की शुरुआत होती है। और जिस राजवंश में कहा जाता है कि वास्तव में भोज यानी जो शासक यानी भोजराज अभी देख रखे थे या देवराज उनके पुत्र को देख रखे थे, वास्तव में कहा जाता है वहाँ पुनः अधिकार कर लिया जाता है। यानी जो भोजपुर नामक एक क्षेत्र होता है उस पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। जब यह पुनः अधिकार कर लेते हैं तो वास्तव में पूछा जाता है कि भोजपुर पर अधिकार करने के बाद वास्तव में केंद्र किसको बनाया गया? या ओंकारा देव के नेतृत्व में भोजपुर पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। यह भोजपुर उज्जैन में होगा, या भोजपुर उज्जैन में होगा। और कहा जाता है इसका केंद्र क्या बनाया जाता है? इसका केंद्र बनाया जाता है विहिटा। विहिटा इसका केंद्र बनाया जाता है, विहिटा। ध्यान रखिएगा,
इसका केंद्र क्या बनाया जाता है? वीहटा। कहा जाता है कि ओंकारा देव के बाद कौन आता है? अब ओंकारा देव के बाद एक अगला शासक आएगा, इस अगले शासक का नाम है दुर्लभ देव। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला शासक आता है दुर्लभ देव। कहा जाता है दुर्लभ देव क्या बनता है? उज्जैनियों का नेता कौन बन जाता है? अब उज्जैन में यानी कहा जाता है ये जो भोजराज वागला इत्यादि का क्षेत्र होता है वहाँ का राजा बन जाता है, कहा जाता है दुर्लभ देव। जो बिहार के कहा जाता है कि बिहार के सूबेदार, बिहार का सूबेदार होता है जमाल खां। एक सेकंड रुकेगा। बिहार का सूबेदार था देखिए, बिहार का सूबेदार होता है जमाल खां। कहा जाता है बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित हो जाता है। बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होने के पश्चात कहा जाता है जंगलों में वह भाग जाता है। जब पराजित होने के बाद वह जंगलों में भागता है और कहा जाता है कि वहां से वह कहा जाता है कि जो धावा का क्षेत्र होता है, धावा के क्षेत्र को अपना केंद्र बनाता है, वहां से वह धावा के क्षेत्र में चला जाता है। इसी तरीके से हमें आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे यहाँ की स्थितियाँ ये होती हैं कि सासाराम में कहा जाता है जो अफगान होते हैं, जो हमें आपको बिहार का सासाराम का क्षेत्र मिलता है, चूंकि अफगान और मुगल लगातार इस क्षेत्र में रहेंगे, इसी समय कहा जाता है जो सासाराम का क्षेत्र होता है उसमें अफगान जागीरदार होता है, का नाम होता है हसन खां। अफगान जागीरदार कहा जाता है हसन खां और उसका पुत्र कहा जाता है शेर खां, यानी जिसे आप हसन खां लोहानी और शेरशाह सूरी की बात सुनते हैं। तो हसन खां लोहानी से भी आप परिचित हैं। वास्तव में जो वही हसन खां लोहानी होता है जिसने वास्तव में इन्हें शेरशाह का की उपाधि दी थी, यानी कह सकते हैं शेरों को मारे जाने के संदर्भ में। तो वास्तव में हसन खां लोहानी और शेरशाह सूरी का उज्जैन के साथ कहा जाता है अच्छे संबंध थे। हमें आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे राजा वहाँ का रामशाही होता है जिसकी राजधानी कहा जाता है उज्जैन होती है, वह अपनी राजधानी उज्जैन बनाता है। उसके बाद कहा जाता है उसकी राजधानी जो उज्जैन होती है वहाँ से वह अपनी राजधानी धीरे धीरे स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करके कहा जाता है धावा लाता है। चूंकि कहा जाता है वो संक्रमण काल होता है, लगातार कहा जाता है कि जो विदेशी होते हैं वह लगातार यहाँ आपके पास आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है आपके लिए संकट की स्थितियाँ हैं। हमें आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतता जाता है। वहाँ उज्जैन के क्षेत्र में एक शासक होता है नारायण मल। नारायण मल के नेतृत्व में कहा जाता है जो उज्जैन होता है, उज्जैन में पुनरुत्थान होता है। जब उज्जैन में पुनरुत्थान होता है तो हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में बक्सर को वह अपना प्रमुख केंद्र बनाया। धीरे धीरे हमें आपको देखने को मिला उज्जैन और चेरों के बीच 1611 में कहा जाता है एक बड़ा संघर्ष होता है। जब उज्जैन और चेरों के बीच इसलिए संघर्ष होगा, आप जानते हैं उज्जैन और चेरों के बीच इसलिए संघर्ष होगा क्योंकि उज्जैनी लोगों ने कहा जाता है कि चेरों के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। जब विश्वासघात किया तो ऐसी स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है कि एक 1611 के आसपास एक भयंकर संघर्ष होता है और जिसमें कहा जाता है कि वास्तव में किसकी विजय होती है? उज्जैनियों की विजय हो जाती है। और कहा जाता है जब उज्जैनियों की विजय होती है इसके पश्चात कहा जाता है जो उज्जैनी की विजय होगी तो हमें आपको देखने को मिलेगा जो बक्सर होगा, बक्सर के साथ साथ डुमराव होगा, डुमराव के साथ साथ जो जगदीशपुर का क्षेत्र होता है, वास्तव में वहाँ एक मजबूत सत्ता की स्थापना होती है जो कहा जाता है इस काल से लेकर हमें आपको पूरा का पूरा ब्रिटिश काल तक कहा जाता है इसकी स्थापना, स्थायित्व हमें आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमें आपको एक बात समझनी है, ये बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि आपको जैसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि वास्तव में ये कहाँ से किस तरीके से आ जाता है, आपको यहाँ कैसे चेरों का संबंध मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये मालवा के क्षेत्र में जो आपका एमपी का क्षेत्र होता है, उज्जैन का क्षेत्र होता है, वहाँ होते हैं। इनको यहाँ ये शरण लेने के लिए आते हैं। धीरे धीरे शरण लेते लेते हमें आपको देखने को मिला कि ये क्या कर लेते हैं, इस पर कब्जा कर लेते हैं। जब इनको लगता है कि इनकी शक्ति कमजोर हो रही है तो दोबारा फिर से ये रिटर्न जाते हैं उज्जैन अपनी स्थापना करने। और उसके बाद चूंकि चेरों के साथ विश्वासघात हुआ था तो जाहिर सी बात है संघर्ष होना तय था। अंतोगत हमें आपने देखा 1611 में संघर्ष होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे लास्ट राजवंश की बात करते हैं। सबसे लास्ट राजवंश मिलता है, उस राजवंश का नाम होता है नुहानी राजवंश। आपको देखने को मिलेगा उस राजवंश का मिलता है नाम नुहानी राजवंश। ध्यान से समझिएगा, जो ये नुहानी राजवंश होता है, मैंने कहा कोई एक अवसर नहीं देख रहा है, सारे अवसर देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं कि भैया वो क्यों गया भारत में तो मुझे भी जाना है। और ऐसी स्थिति में वहाँ गया है, उसको बिना लाभ हुए वो रुका नहीं होगा, हम भी चलते हैं। तो वास्तव में वह उधर से सारे के सारे जो हमें अपने पश्चिम वाले दिखते हैं वो पूरब की तरफ आ जाते हैं, यानी पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्री वाले हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में जो आपके मध्य एशिया का देश होता है, उस मध्य एशिया के देश से सारे के सारे लोग अपना भविष्य कहाँ देखने लगे? भारत में देखने लगे। अब उसी में एक
एक होता है नुहानी वंश जो होता है, उसी में एक सिकंदर लोदी का नाम आता है। माना ऐसा जाता है कि वास्तव में जो सिकंदर लोदी नाम का एक व्यक्ति होता है, इसी समय यहाँ जो नुहानी राजवंश होता है हमें आपको देखने को मिलता है कि 1504 के आसपास हमें आपको देखने को मिलेगा कि 1504 के आसपास बंगाल के शासक बंगाल का शासक होता है। बंगाल के शासक के साथ कहा जाता है एक संधि की बात आती है, और बंगाल के शासकों के साथ संधि करके कहा जाता है कि वास्तव में जो मुंगेर का क्षेत्र होता है, अब देखिए हमें आपको देखने को मिला कि जिसको सत्ता को स्थापित करना है, जिसको आपकी शक्ति को कमजोर करना है, जाहिर सी बात है वो आपको बांट देगा। और अगर आप बंटने के लिए तैयार हैं तो दूसरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि आपकी शक्ति कमजोर हो जाती है। आपकी शक्ति जैसे ही कमजोर होगी, वास्तव में दूसरे को सत्ता करने में आनंद आएगा और वह उतनी आसानी से सत्ता कर पाएगा। वही काम कहा जाता है यहाँ हमें आपको देखने को मिलता है सिकंदर लोदी करता है। कहा जाता है कि वास्तव में जब सिकंदर लोदी यहाँ उसकी सत्ता स्थापित होना शुरू होती है, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना शुरू करता है, उसी समय कहा जाता है बंगाल के शासक के साथ इसकी संधि होती है। और संधि में कहा जाता है, उसने संधि में क्या बात रखी, उसने संधि में यह बात रखी कि मुंगेर का एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो कहा जाता है जिसको क्या बनाया गया, बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाई गई। जब बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाई गई, हमें आपको देखने को मिला जो मुंगेर होता है, बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा बनता है। पूछा जाता है कब यह संधि होती है, उस संधि के उपरांत बिहार से बंगाल क्या होता है, अलग होता है, यानी वहीं से हमें आपको अलग क्षेत्र दिखा। तब आपसे देखने को मिलता है कि वास्तव में सिकंदर लोदी कहा जाता है जो दरिया खान नुहानी होता है, दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक बनाता है। जब दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक नियुक्त कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है उसके बाद दरिया खान नुहानी के बाद उसका पुत्र कहा जाता है वहाँ शासक की भूमिका में आता है, उसका पुत्र बहार खां नुहानी कहा जाता है वहाँ का प्रशासक बनता है। ध्यान रखिएगा, दरिया खान नुहानी, बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी कहा जाता है शासक बनता है। अब आप जानते हैं कि वास्तव में अगर लोदी वंश है तो लोदी वंश है, इसका मतलब यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। हमें आपको देखने को मिला, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, क्योंकि दूसरा बाहर वाले का भी बाहर वाले से भी क्या होगा, युद्ध होगा। अब भारत में मुगल आएगा, चूंकि अब लोदी क्या रखा है, अपनी सत्ता को स्थापित कर रखा है। जब आपके यहाँ मुगल आएगा, बाबर आएगा, तो क्या करेगा, जब मुगल आएंगे तो मुगल भी इनसे युद्ध करेंगे। हमें आपको देखने को मिला कौन सा युद्ध होता है, इसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है कब होता है, बहार खां नुहानी वहाँ का शासक होता है, बहार खां नुहानी वहाँ का शासक होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पूछा जाता है कब होता है, 1526 में। आपको बहुत पहले से रटे होंगे ये आप चीज़ें, आपको पहले से याद होगी। 1526 में कहा जाता है कि वास्तव में युद्ध होता है। उसी समय कहा जाता है कि उसने एक नया नाम धारण किया। पूछा जाता है कि कौन सा नाम धारण करता है, वह एक नया नाम धारण करता है, उसका नाम हो जाता है सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। वह अपना एक नया नाम बदलता है और कहा जाता है क्या करता है, बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर जाता है। बिहार में वह स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाता है। उसी के बाद कहा जाता है बहार खां नुहानी का ही पुत्र कौन आता है, अगले शासक के रूप में जलालुद्दीन आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं अकबर की बात नहीं कर रही हूँ। बहार खां नुहानी का पुत्र आता है, ऐसा नहीं कि जलालुद्दीन सोच ले अकबर है। बहार खां नुहानी का पुत्र आता है जलालुद्दीन, और उसी जलालुद्दीन को क्या कहा जाता था, जलाल खां कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अकबर को सिर्फ जलाल कहा जाता था, जलाल खां नहीं कहा जाता था। उसकी माँ बुलाती थी जलाल, महामनगा, और यानी कह सकते हैं उसकी जो दादी जान होती है बाबर की पत्नी महामनगा, वह उसको जलाल बुलाती थी, और उसकी माँ अपनी कहा जाता है कि वह उससे जलाल बुलाती थी। और या तो कौन और जलाल बुला सकता था, उन्हें और जलाल कोई बुला सकता था तो बैरम खां जी बुलाते थे, उसके अलावा और कोई नहीं बुलाता था जलाल। बस ये बात वहाँ ध्यान रखिएगा, जलाल खां नाम नहीं होता है अकबर का, अकबर का नाम जलाल था, वह उन्हें वो लोग बुलाते थे, उनके कह सकते हैं जो उनके अपने परिवारजन थे वो बस, और जो उनके बड़े थे वो, बाकी और कोई नहीं। तब यहाँ ध्यान रखेंगे कि वास्तव में बहार खां नुहानी का पुत्र कौन होता है, जलालुद्दीन होता है। जलालुद्दीन को किस नाम से बुलाया जाता है, जलाल खां कहा जाता है। कि वास्तव में इसी समय हमें आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में इन सब का धीरे धीरे पतन होगा, और धीरे धीरे किसका उदय होता है, शेरशाह का उदय होता है। तब आपको देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी का किस तरीके से यहाँ संबंध मिलता है, किस तरीके से नहीं। तब आपने देखा कि वास्तव में बिहार में एंशिएंट काल पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाता है। यह आपका सबसे अंतिम पॉइंट था, यही ध्यान रखेंगे। ये संक्रमण काल होगा, संक्रमण काल में इसी में आपने देखा केवल और केवल हमने उल्लेख किसका नहीं किया, मात्र आपको सैयद का उल्लेख नहीं मिला कि सैयद यहाँ एंट्री किए हैं। बाकी बिहार में आपको गुलाम वंश से लेकर
खिलजी वंश से लेकर तुगलक वंश से लेकर आपको लोधी वंश तक का उल्लेख मिल गया कि वास्तव में इन लोगों ने क्या किया, भारत के किस क्षेत्र में एंट्री किया है, उनका हस्तक्षेप बिहार के क्षेत्र में है। तो आप बिहार से इनसे परिचित रहेंगे, जिससे आपको प्रश्न बनेगा तो आप उन चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये क्लास आपके यहाँ खत्म होती है, हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट बातें हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इनको यदि एक बार पूरा जितना मैंने वीडियो आपको बताया है एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा, बाकी हम आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।